हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भूगोल विषय के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय में पाठ 2 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग चंद्रमा की कलाओं, चंद्रमा की गतियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले पाठ में पाठ 1 ऋतु निर्मिति में पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति जिसमें पृथ्वी अपने ही धुरी पे, अपने ही अक्ष पे घूमती है, और परिक्रमण गति होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो बच्चों, इस पाठ में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो हमारा ये दूसरा पाठ है, इस पाठ में भी हम चंद्रमा के गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, चंद्रमा की भी 2 गतियां होती हैं। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की भी अक्षीय और कक्षीय गतियां होती हैं। अक्षीय गति का मतलब अपने ही धुरी पे, एक ही जगह पे, अपनी ही धुरी पे, अपने ही अक्ष पे घूमती है। और कक्षीय का मतलब होता है कि किसी के चारों तरफ घूमना, यानी कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, या उसे हम पृथ्वी की कक्षीय गति भी कहते हैं। और इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये देखिए, इस तरह से ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने ही जगह पे घूम रही है। इस समय इस वीडियो में दिखाया गया कि पृथ्वी अपनी ही जगह पे घूम रही है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। देखिए, इसी गति को हम कक्षीय गति कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। चंद्रमा की ये परिक्रमण गति है, इसे हम कक्षीय गति भी कहते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी 2 गतियां करता है। अक्षीय गति, देखिए पृथ्वी इस समय अक्षीय गति कर रही है, अक्षीय गति यानी अपनी ही जगह पे घूम रही है। तो पृथ्वी की तरह चंद्रमा की भी 2 गतियां होती हैं। पहली अक्षीय गति, अपनी ही जगह पे घूमना, दूसरी कक्षीय गति या परिक्रमण गति, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो समझ में आया बच्चों? इस प्रकार यद्यपि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता नहीं है, फिर भी वह सूर्य के चारों ओर अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता रहता है। चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण गति की कालावधि एक जैसी होती है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई देता है। बच्चों, आपने देखा होगा, जब कभी भी आपने चांद को देखा होगा, या आधा देखा होगा, या फुल चांद देखा होगा आपने, तो चांद में आपको कुछ छाइयाँ नज़र आती हैं, काली काली छाइयाँ, जिसे आप धब्बे भी बोल सकते हैं। धब्बे नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि हर समय, हर रोज़ जब भी आप चांद को देखते होंगे, एक वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, या अपने लाइफ में, अपने उम्र में आपने जब भी चंद्रमा को देखा होगा, चंद्रमा में हमेशा छाइयाँ ही नज़र आई हैं, चंद्रमा में हमेशा धब्बे ही नज़र आए हैं। इसका कारण यह है बच्चों कि चंद्रमा की जो दोनों गतियां हैं, एक अक्षीय गति और एक कक्षीय गति, यानी कि एक अपने ही जगह पे घूमता है और दूसरा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसकी ये दोनों गतियां एक समान होती हैं। इसके कारण चंद्रमा का हमें केवल एक भाग ही दिखाई देता है, इसका दूसरा भाग हमें कभी नहीं दिखाई देता। चंद्रमा का दूसरा भाग हमें कभी नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये चंद्रमा है, चंद्रमा इस तरह से छोटा होता चला जाएगा। देखिए, छोटा होता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो जब ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। उस रात को, जिस रात में
चंद्रमा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, उस रात को हम अमावस की रात या अमावस्या कहते हैं। और जब जिस रात में चंद्रमा हमें पूरा गोल दिखाई देता है, पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, चंद्रमा एक बड़े से बिंदी के आकार का पूरा गोल दिखाई देता है, तो उस स्थिति को हम पूर्णिमा कहते हैं और उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। पूर्ण अमावस और पूर्णिमा दो प्रकार की होती हैं। चंद्रकलाएँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से चंद्रमा छोटा होता चला जाता है, फिर किस तरह से बड़ा होता चला जाता है, किस तरह से पूरी तरह गायब हो जाता है और किस तरह से वापस फुल हो जाता है। बच्चों, ये चित्र आप लोग देख रहे हो ना, ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ पहले पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी देखिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की ये कक्षा है, ये परिक्रमा करती है इसी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी घूमता है पृथ्वी के साथ साथ। तो ये सूर्य का स्वतंत्र रूप से चक्कर तो नहीं लगाता चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है सूर्य का स्वतंत्र रूप से चक्कर तो नहीं लगाता है, लेकिन ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा देता है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा स्वतंत्र रूप से सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी के साथ साथ। यानी कि जहाँ जहाँ पृथ्वी जाएगी वहाँ वहाँ चंद्रमा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है, पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो इसीलिए उसके साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमण कर लेता है, लेकिन किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में। समझ में आया बच्चों? बच्चों, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये पूरी तरह से गोल रूप में चक्कर नहीं लगाती है, पूर्ण वृत्ताकार रूप में चक्कर नहीं लगाती है, ये लंब वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है। लंब वृत्ताकार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए, अगर इस तरह से रहेगा तो ये पूर्ण वृत्ताकार है, लेकिन अगर कोई इस तरह से रहता है, इस तरह से, तो ये लंब वृत्ताकार है। क्या है? लंब वृत्ताकार। यानी कि पूरी तरह गोल ना होके अंडे की तरह गोल रहना, उसे हम कहते हैं लंब वृत्ताकार। तो जो ये पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर जो है लंब वृत्ताकार स्थिति में लगाती है, लंब वृत्ताकार इस तरह से लगाती है। ठीक उसी तरह बच्चों चंद्रमा भी पृथ्वी का लंब वृत्ताकार स्थिति में चक्कर लगाता है। ये पूरी तरह से ऐसे गोलाकार चक्कर नहीं लगाता है, लंब वृत्ताकार चक्कर लगाता है, लंब वृत्ताकार इस तरह से। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो लंब वृत्ताकार स्थिति में लगाता है, इसलिए कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट होता है तो कभी अधिक दूर होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये वृत्ताकार लंब वृत्ताकार रूप में ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है लंब वृत्ताकार रूप में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, दूरी देखिए, एक बार ये जो चंद्रमा है यहाँ पर पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर है, ये पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर है। लगभग इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से चंद्रमा की? लगभग 4,07,000 किलोमीटर इकाई हाँ, 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि कभी कभी ये पृथ्वी के एकदम नज़दीक भी रहता है चंद्रमा। तो जब पृथ्वी के नज़दीक रहता है तो उस स्थिति में ये देखिए, ये पृथ्वी के नज़दीक वाली स्थिति है, ये पृथ्वी के नज़दीक वाली स्थिति, इसमें इसकी दूरी कितनी है चंद्रमा की पृथ्वी से?
चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो है 3,56,000 किलोमीटर। अब कहाँ 4 लाख किलोमीटर और कहाँ 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर हो गया तो ये सबसे नज़दीक है, और 4 लाख किलोमीटर हो गया तो ये सबसे दूर है। तो इस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक निकट होता है, क्या होता है, निकट, चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक जब निकट होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपभू स्थिति। क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना, आप प्रश्न में आएगा, उपभू स्थिति। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक निकट होता है तो उस स्थिति को चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपभू स्थिति। क्या कहते हैं, अपभू। यहाँ पे देखिए अपभू, जब नज़दीक रहेगा तो उपभू और जब दूर रहेगा तो अपभू। समझ में आया बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये देखिए, जब उपभू यहाँ पे है, ये उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकाधिक निकट होता है तो उस स्थिति को उपभू स्थिति कहते हैं, तथा जब चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूर यानी अधिकाधिक दूर रहता है तब उस स्थिति को चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये बच्चों, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, चित्र आकृति 2.2 चंद्रकला कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। इसको आप लोग ध्यान से वीडियो देखना और इसको कॉपी में आप लोगों को लिखना है, और जब आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा तो उस प्रश्न का जवाब भी देना है। तो देखिए, आपने चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किया है पिछली कक्षाओं में। आकाश में चंद्रमा की कलाएं अमावस्या से पूर्णिमा तक, मैंने आपको बताया ना अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक किस प्रकार बढ़ती जाती है और पूर्णिमा के बाद वे कलाएं क्रमशः किस प्रकार कम होती जाती हैं, यह भी आपने देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रमा पहले जब उगता है पहले दिन जो है कि बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही छोटा रहता है पहले दिन। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा काला दिख रहा है। काला का मतलब कि ये चंद्रमा नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन चंद्रमा थोड़ा सा दिखता है, तीसरे दिन और ज़्यादा बड़ा दिखता है, चौथे दिन और ज़्यादा बड़ा दिखता है, और पाँचवें दिन ये पूरा का पूरा एकदम सफ़ेद हो जाता है चंद्रमा, यानी कि पूरा हो जाता है। उस रात को हम पूर्णिमा रात कहते हैं। पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष क्या कहते हैं, जिस अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब से हमें चंद्रमा दिखाई देता है तब से लेकर, और जब चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जाता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो उस उतने दिन को हम कौन सा पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब चंद्रमा हमें छोटा से लेकर बड़े होते होते जब पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, गोल हो जाता है, तब उतने दिन को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर वहीं से चंद्रमा फिर जब जिस दिन पूरा गोल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ पे थोड़ा और छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, और यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो गया। ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो गया। तो जब पूरी तरह से गायब हो गया तो उस रात को हम कहते हैं अमावस्या, अमावस की रात। और जब चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होने लगता है तो छोटा होने से लेके पूरी तरह गायब होने तक के दिन को, जितने भी दिन होते हैं वो सारे दिन कृष्ण पक्ष में आते हैं। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है, कृष्ण का मतलब होता है काला, काला यानी कि अंधेरा, अंधेरी रात, यानी कि जितने दिन अंधेरी रात होती है हम उस दिन को, उतने रातों को हम कौन सा पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जितने दिन रात में चांद की वजह से उजाला रहता है, प्रकाश रहता है, उतने दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों। अमावस्या
अष्टमी और पूर्णिमा के दिन दिखाई देने वाली चंद्रमा की कलाओं के लिए आकृति 2.2 देखो। संबंधित दिन की चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष को भी इस आकृति में दर्शाया गया है। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हम पृथ्वी के ऊपर से आकाश में चंद्रमा की कलाएं देखते हैं। ये चंद्रमा के प्रकाशित हिस्से होते हैं, प्रकाशित हिस्से यानी चंद्रमा जो हमें प्रकाश में दिखाई देता है। ये हिस्से चंद्रमा से परिवर्तित होने वाले सूर्य प्रकाश के कारण हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, एक चीज़ और आपको बता दूं, एकदम ध्यान देना इस बात पे, चंद्रमा सूर्य की तरह नहीं चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है और ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता है, तारों का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, बड़ा तारा और हमसे नज़दीक वाला तारा। तो तारे चमकते हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा रात में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा हमें रात में चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है, हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप ध्यान से ये चित्र देखिए और समझिए। ये देखिए, इस समय हमारा यह सूर्य है, यह है हमारा सूर्य और यह है पृथ्वी। और यहाँ पे एक बार चंद्रमा बीच में आया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया है। सूर्य पृथ्वी के बीच में ये हमारा चंद्रमा आया है, ये ध्यान देना है आपको। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया है, तो जो सूर्य की किरणें हैं चंद्रमा पर पड़ेंगी इस भाग में, सूर्य के सामने वाले भाग में तब प्रकाश रहेगा, और सूर्य के जो विपरीत वाला भाग है वहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। समझ में आया? तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा का जो भाग प्रकाशित होता है, पृथ्वी से हमें वही वाला भाग दिखाई देता है, तो हम जानते हैं कि चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और जब जिस भाग में चंद्रमा के जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो उस भाग में हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। अब ये स्थिति देखिए, चंद्रमा यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आया। जब यहाँ आ जाएगा चंद्रमा, जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कि सूर्य का जो प्रकाशित भाग है वो हमारे सामने नहीं है। पृथ्वी से सूर्य का प्रकाशित भाग हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी के सामने वाला भाग अप्रकाशित है, अंधेरा वाला है। तो ये हो जाएगा अमावस्या। बात समझ में आया बच्चों? यही आपको समझना है। अगर ना समझ में आए तो मेरे को आप फ़ोन करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, पूछिए। तो जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये जो प्रकाशित भाग है ये विपरीत दिशा में है और पृथ्वी के सामने अप्रकाशित भाग है। इसलिए जब चंद्रमा का अप्रकाशित भाग दिखाई देगा तो उस समय क्या रहेगा, अमावस्या रहेगा, यानी कि कृष्ण पक्ष रहेगा। इसके बाद चंद्रमा गति करते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, तो पृथ्वी के सामने प्रकाशित भाग है, तब पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा। जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा का प्रकाशित भाग आएगा तब उस दिन क्या रहेगा, पूर्णिमा रहेगा। फिर धीरे धीरे चंद्रमा गति करके इधर जाएगा और उसका जो है कि अप्रकाशित भाग इधर आधा दिखाई देगा हम लोगों को, आधा अप्रकाशित आधा प्रकाशित, इधर भी आधा अप्रकाशित आधा प्रकाशित दिखाई देगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा आप फ़ोन करिए, मैं आपको बताऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। अब अगले कालांश में हम ग्रहण के विषय में जानेंगे। चलिए ध्यान से वीडियो देखिए आप लोग। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच 90 अंश का कोण बनता है। चंद्रमा पृथ्वी
और सूर्य के बीच 90 अंश का कोण बनता है। कब कब बनता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन। ये देखिए, ये अष्टमी वाला है, ये भी अष्टमी वाला है, ये शुक्ल पक्ष है और ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है। तो अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। देखिए इधर भी 90 अंश का कोण ऐसे ही बनता है ना, ऐसे 90 अंश का। तो ये समझ में आया? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन 90 अंश का कोण होता है। ध्यान दीजिएगा।